हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में, आज के टॉक शॉक में हम सिर्फ एक मौजू पर बात करेंगे और वो बहुत ही अहम और सीरियस मौजू है। मौजू की जो चुनाव है वो हमने मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं, एक पाकिस्तान आर्मी के साबिक अफसर हैं, आजकल जिलावतनी में है बरतानिया में। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर किया है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। और फिर साथ ही साथ उन्होंने आईएसआई पे इल्ज़ाम लगाया है कि आईएसआई के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी उनको अहकाम जारी किए गए हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए, चाहे उसके लिए जो मर्जी हो जाए और किसी किस्म की परवाह ना की जाए। ये इल्ज़ाम इसलिए बड़ा संजीदा है, इसलिए बड़ा अहम है कि पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक अफसर हैं, वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। ये अफसर जो हैं मेजर रिटायर्ड आदिल राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के बड़े फ़ैन हैं, बड़े सपोर्टर हैं और इस बात का इजहार वो खुलकर भी करते रहते हैं। उमर चीमा से इस बात का आगाज़ करते हैं और हम जो माजी में हम जो रिपोर्ट करते रहे हैं टेररिज्म के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, मुख्तलिफ हवालों से और बाज़ जो अस्करी कार्रवाइयों के हवाले से भी, उसके तजर्बे में और उसके वाक़यात की रोशनी में और कुछ ताज़ा मालूमात की रोशनी में हम आपको इस सारे इल्ज़ाम का पस मंज़र बताएंगे और मुतवक्का तौर पर इसके क्या असरात हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उमर चीमा साहब, मेजर आदिल राजा, मैं वैसे आपको ज़ाती तौर पे एक बात बताऊं, फ़ौज के अंदर रहना या फ़ौज के इदारे के अंदर से होके इदारे के बारे में तनकीद करना, ये बड़ी यानी कि ना बड़ा मुश्किल काम होता है। यानी कि मुझे ज़ाती तौर पे आदिल राजा जो है मुझे बड़े एक इनोसेंट आदमी लगते हैं। इनोसेंट आदमी ये कि उन वो एक जमात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पॉपुलर जमात है, उसके वो फ़ैन हैं और वो उसको बड़ा पसंद करते हैं, विच इज़ वेरी गुड कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को पसंद करते हैं, एक डेमोक्रेटिक वे है। फिर साथ ही साथ वो इमरान खान साहब के, मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़े जो अगर कोई सपोर्टर्स हैं उसमें आदिल राजा से आगे मैं नहीं किसी को देखता, क्योंकि जो बंदा अपनी नौकरी या अपने जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस फौज ने उसको दिए हुए हैं उन सब को परे रखे, मुल्क छोड़ के चला जाए। बरतानिया में अब वो नहीं, बैठे वो हुए हैं। रिटायर तो पहले हो चुके थे। जी, रिटायर तो पहले हो चुके हैं, हम्म। लेकिन ज़ाहिर है फौज जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको पेंशन मिलती है, उनको प्लॉट्स मिलते हैं। तो जब आप इस तरह फौज के ऊपर तनकीद करते हैं तो उसके ऊपर तो असर पड़ता है ना। शायद मेरे ख्याल है जो उनकी पेंशन मिलती है ना उससे ज़्यादा तो वो यूट्यूब पे अब बना लेते हैं। हाँ, ठीक बात है। यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। फेसबुक आई बिलीव ही मस्ट बी अर्निंग लॉट ऑफ मनी एंड ही इज अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल। लेकिन ये जो उनकी साइड है ये तो एक अलग इशू है। लेकिन ये बात, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे आईएसआई के अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इमरान खान को कत्ल करने के लिए आर्मी चीफ ने हुक्म दे दिया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस इल्ज़ाम के हवाले से? एजाज, मेरे ख्याल है पहले तो इमरान खान और उनके जो चाहने वाले हैं ना वो ये तय कर लें कि आर्डर किसने दिया हुआ है, हम्म। क्योंकि अभी तक जो आर्डर देने वाले बड़े बंदे बदल चुके हैं। हम्म। कभी आसिफ जरदारी आर्डर दे रहे होते हैं, हम्म। कभी जो है कोई बाहर से कोई आर्डर दे रहा होता है, कभी कोई लंदन में कोई साजिश तैयार हो रही होती है, कभी कोई राना सनाउल्लाह जो है वो को 2-3 लोगों के साथ मिलकर आर्डर दे रहे होते हैं, कभी आईजी पंजाब और आईजी बलोचिस्तान इस्लामाबाद जो हैं वो आर्डर दे रहे होते हैं। अभी जो लेटेस्ट है ये इन्होंने अब वो फ़ौज की तरफ ले गए हैं कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने आर्डर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने तो इसको बहुत ज़्यादा हमारी नज़र में तो गैर संजीदा बना लिया है, लेकिन उनके यहाँ जो है ये चीज़ बड़ी बेकरी है। और खान साहब जो हैं ये वो आदमी है कि जो दूसरों के जिनको बड़े जेन्युइन कंसर्न भी थे उनका ये मजाक उड़ाते थे। अब ये है कि इनकी हालत ये है कि अगर अदालत में जाते हैं तो इनके मुंह पर भी कपड़ा डाल लेते हैं, ये पता नहीं क्या वो कोई बुलेट प्रूफ टाइप है, कोई डब्बा सा बनाया हुआ है या क्या है। और डब्बा भी हाँ बनाया हुआ है और शीट्स भी होती हैं जो इर्द गिर्द रखी हाँ होती हैं हाँ। कि कोई उनको तो ये चेहरे पे या यार सर पे फायर देखिए ना बात करे। ये है एजाज़ के हम भी इस मुल्क में रहते हैं, तो खान साहब जो हैं मेरा ख्याल है कि उन्हें कोई इतना मुझे लगता है कि शायद वो ज़्यादा घबराए हुए हैं। यानी ये आज जिस तरह मीनार पाकिस्तान पर भी उनके लिए इंतजामात किए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा एक खौफज़दा आदमी की अलामत लगती है। अच्छा, अब यह है कि वो तो खौफज़दा हैं, तो जिन लोगों पर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो इसलिए खौफज़दा हैं कि यार हमें दरमियान में ये किधर लेकर आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, ये मेरी कॉमन सेंस ये इस बात को नहीं मानती कि इमरान खान जैसा एक पॉपुलर लीडर
उसको एलिमिनेट करना, उसको मारना, ये कोई आसान काम होता है या इवन ये कोई एक बड़ा मुनाफे का सौदा होता है? ये नहीं होता। अभी देखें ना, एक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, उनका जुडिशल मर्डर हुआ है, अभी तक भुट्टो जिंदा है और अभी तक अदलिया पर वो एक फर्द जुर्म है। एग्जैक्टली अभी तक फर्द जुर्म है। और वो भुट्टो जिंदा है, यानी कि भुट्टो अगर जो है वो अपनी एक तभी मौत मरते तो शायद वो इतनी देर जिंदा ना रहते जितनी देर से अभी वो, यानी कि उन्होंने पता नहीं कितनी देर जिंदा रहना है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की हमाकत कर सकता है। बाकी यह है कि जो एक थ्रेट्स की बात है कि क्या हो सकता है, यानी वो तो एक प्लाजिबल बात है कि उन पर अटैक हो सकता है। उमर थ्रेट के ऊपर बाद में जाते हैं। नहीं, मेरा पॉइंट ये है हाँ। कि अगर कोई बंदा कहे जी कि नहीं, इसका मतलब है कि उनको कोई ख़तरा नहीं है। भाई मैं ये कहता हूँ कि उनको ख़तरा है, लेकिन इमरान खान कोई ख़तरा नहीं है, और भी लोग हैं उनको ख़तरा है। आप अगर इसका मतलब है कि जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको ख़तरा नहीं है, जो बाकी लोग हैं राना सनाउल्लाह उसको ख़तरा नहीं है, और जो दूसरी लीडरशिप है उसको ख़तरा नहीं है। आप किसी को भी टारगेट करके एक क्योस क्रिएट कर सकते हैं, एक इंतशार पैदा कर सकते हैं, और उसके लिए मसलन ये है कि इमरान खान जो है वो समझते हैं जी कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका कोई थर्ड पार्टी जो है वो भी बेनिफिट ले सकती है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ना, ये जो राजा आदिल की आप बातें सुना रहे हैं, इन बातों की मेरी नज़र में कोई सेंस नहीं बनती। और सेंस इसलिए नहीं बनती कि अगर किसी का कोई मर्डर प्लान होता है तो वो इस तरह से नहीं होता कि जैसे आपने कोई एक न्यूज़ बुलेटिन जारी किया है या आपने कोई आईएसआई का एक न्यूज़ लेटर है और उसमें उन्होंने जो तमाम जो उनके जो डेड चीफ हैं, सेक्टर कमांडर्स जो हैं, उनको बताया जी कि हाँ भाई बंदा जो है ना ये ऐसे ही है कि जैसे इमरान खान को कत्ल करना है, और ये आपने कापी सीसी कर दी है जी इतने लोगों को। उमर, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आना चाह रहा था कि जो मेजर आदिल राजा साहब जो है उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ ने ये ऑर्डर दिया है और आईएसआई के अंदर वो नाम ले रहे हैं डीजीसी जो है फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर, उनका नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जो फैसल नसीर है उन्होंने तमाम जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनको ऑर्डर्स कर दिए हैं और तमाम अफसर्स को ये ऑर्डर हो चुके हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दें, अच्छा एलिमिनेट कर दें। अच्छा, जो इंटेलिजेंस के बारे में मैंने भी पढ़ा है, आप भी जानते हैं इसके हवाले से, जब भी कभी भी किसी भी मुल्क में या कभी भी किसी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी इंटेलिजेंस किसी को भी एलिमिनेट करने का अगर कोई फैसला करे, हमने मुसाद देखा कि मुसाद ने मुख्तलिफ लोगों को एलिमिनेट करने का जो डिसीजन किया उसके ऊपर मुख्तलिफ किताबें हैं। वो एक या दो बंदों को पता होता है, मैक्सिमम 3 बंदों को पता होता है, और वो नीड टू नो की बुनियाद पे मालूमात होती है, दी जाती है। शायद तीसरे बंदे को भी नहीं पता होता, तीसरे को भी ऑर्डर देने वाला जो है वो आगे कन्वे कर रहा होता है और उसके बाद उसने आगे एग्जीक्यूट करना होता है, और वो नीड टू नो बेसिस पे आगे इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है कि कौन क्या कर रहा है। ये नहीं होता कि आप जो है जैसे कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और आपने उधर तय करना है जी इमरान खान को कत्ल करना है कि नहीं करना। ये तो अच्छा मसला ये है एजाज कि ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसलिए करनी पड़ रही है कि झूठ जो है वो किस तरह ट्रैवल करता है कि एक बंदा है जी, वो जी अंदर से मुझे सोर्सेज ने इतला दी है, और भाई कौन से, और मुझे आईएसआई ने, मुझे आईएसआई के ज़राए से पता लगा। आईएसआई के ज़राए से, यानी कि आप ये समझते हैं कि ज़राए का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से आपकी ये जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि आपने चीज़ों को वेरीफाई करना है या नहीं करना। अगर आपको या मुझे ये इतला मिलती है तो मैंने उसकी प्लाजिबिलिटी भी देखनी है। ठीक है, यानी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगले दिन हम वो जो उधर हमारे सऊदी अरब में एम्बेसडर हैं उनकी बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था जी कि ये भी बात चल रही है जी कि शायद उन्होंने कोई MBS के साथ इमरान खान के राब्ते की कोशिश की है, लेकिन ये बात मुझे इतनी अपील नहीं करती। ठीक है, यानी कि मेरी एक ये भी तो ड्यूटी है ना कि मैं कोई उसकी कोई सेंस भी बननी चाहिए कि एक एम्बेसडर लेवल पे आदमी, और वो हो भी सऊदी अरब में, कि वो इतना इंडिपेंडेंट हो कि वो गवर्नमेंट को बाईपास करके, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन उस तक आ रही हो तो वो एक राजदारी से आगे इमरान खान को कन्वे कर रहा हो। ठीक है, लेकिन ये कि डायरेक्ट इमरान खान से रब्ता करा रहा हो, तो ये तो एक बड़ा सुइसाइडल अटैम्प्ट है। तो लिहाजा ये प्लाजिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होता कि सोर्स का मतलब ये होता है जी कि आपको किसी बंदे ने बता दिया है
और आप जाके वो डंडोरा पीटने शुरू कर दें। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें ना। और फिर ये है कि अगर आदिल राजा के खिलाफ कोई इस तरह की कोई एक्शन होता है तो फिर हम जो है नहीं कि हमें ये भी कहना पड़ता है कि यार इसके साथ ज्यादती हो रही है। तो कुछ जिम्मेदारी अपने लेवल पर भी अदा करनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि आपके पास एक मेगाफोन आ गया है और आप जो जी चाहे जी वो मेरे ज़राए हैं, और बाद में आपका जो इम्पैक्ट है वो ये हो जी कि मेरी जो है ना यूट्यूब वीडियो इतनी चल गई, वो जो मैं जी वो फलां बात की थी ना, वो क्लिप बड़ा वायरल हो गया। अच्छा उमर, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेजर आदिल राजा की मुझे ना नीयत पे कोई डाउट नहीं लगता। शायद नहीं, नीयत का क्या मसला है? मेरी अर्ज सुन लीजिए ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अहलियत पे मुझे डाउट है। अहलियत पे डाउट है। हाँ, तो मुझे अहलियत पे डाउट जो है है। ना, मैं अहलियत जैसे इंपॉर्टेंट है। मैं उसी बात पे बात कर रहा हूँ कि मुझे अगर आप ये कहना कि मेजर आदिल राजा की नीयत पे आपको कोई डाउट है, अब उन्हें जो भी बंदा मैसेज कर दे और वो उसको रिले कर देंगे, सारी बात ये है और कि अगर किसी हाईली बंदे की नीयत ठीक हो, वो किसी को बंदा मार दे, हम कहें जी कि उसने अच्छी खुलूस नीयत से बंदा उमर, मारा। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि नीयतों से मसले हल नहीं होते, एक्ट से होते हैं। हाँ, मसला ये है कि हम यहाँ पर नीयत जज नहीं कर रहे, मैं उनकी इनोसेंस की या वो देखे ना, जब आप मोहब्बत की आंख आपने नफरत की यार बात ये की ना, मोहब्बत वगैरह छोड़े, दफा करें मोहब्बत। ये मोहब्बत कैसी मोहब्बत है कि आप जो है अफवाहें फैलाते रहे? उमर, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जब आप इस तरह की अंधी मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं ना, तो फिर आप सब कुछ लगा देते हैं। और अच्छा, मैं अब अगली बात में टेक्निकल बातों के ऊपर आ रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब से सिविल सोसाइटी के लोग वो मिल रहे हैं ताकि इमरान खान साहब ओवरलुक कर सकें कि जो ऑर्डर्स उनके बारे में दिए जा चुके हैं। सिविल सोसाइटी के लोग पिछले दिनों कौन मिले हैं? वो सैफमा के एक वेटरन जर्नलिस्ट है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इम्तियाज आलम साहब। वो साथ अपने कुछ साथियों, सोहेल वड़ाई साहब, सोहेल वड़ाई और कुछ और लोगों को, काजम खान जी काजम खान भी, सीपीएनई के प्रेसिडेंट, और कोई नाम है तो वो भी बताएं। बस फौरन मुझे दो तीन याद आ नाम गए। यही। हाँ, अच्छा, अब ये जो जर्नलिस्ट हैं या सिविल सोसाइटी के ये जो लोग हैं, ये इन्होंने पहले एक लेटर लिखा है। लेटर क्या लिखा है इन्होंने? पहले लेटर ये लिखा है कि जो टेंशन है मौजूदा सियासी टेंशन, इसको कम होने की ज़रूरत है और चीज़ें बैठ के रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, और मुख्तलिफ लोगों के इन्होंने साइन करवाए हैं। इमरान खान साहब, क्योंकि उनकी बड़ी फॉलोइंग है और इमरान खान साहब जो कुछ करेंगे, अगर इमरान खान साहब किसी बात पर राज़ी नहीं होते तो कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। ये उस तनाज़र में ये जाके इमरान खान साहब को मिले हैं अगेन, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने जो बेहतर समझा उन्होंने किया है। इनकी नीयत, अगेन एक्ट के ऊपर भी मुझे कोई डाउट नहीं है, नीयत तो कौन हम जज कर सकते हैं कैसे। अब उस बात को इन्होंने इस बात से जोड़ा कि इमरान खान साहब को बेसिकली वर्गलाया जा रहा है। मतलब उनका ये है कि वर्गलाया जा रहा है, मुज़ाकरात नहीं करने, कि मुज़ाकरात नहीं करने, और ये जो लोग हैं ये ओवरलुक कराना चाहते हैं। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब की लाइफ को थ्रेट है, जिसके ऊपर आपने बात की थी, बिल्कुल थ्रेट है। क्या इमरान खान साहब को बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या उनको कोई साहिब बात या कोई लोग बीच में पड़े और वो कहें कि जी हम इस जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे लेके आए, क्या लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। लेकिन इस बात का हम ये बात कैसे साबित करेंगे कि आर्मी चीफ ने या आईएसआई ने ये ऑर्डर कर दिया? अगर वो उन्होंने किया भी है, पहली बात है कि हम साबित कैसे कर सकते हैं? इस बात का कोई सबूत ही नहीं है। मैं आपको कह दूं कि जी उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये बात बिकने वाली ज़्यादा है इसलिए आप कह देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं अदा की जा रही। रिस्पॉन्सिबल बात और की एजाज है, ये जो है ना, ये कोई इमरान खान जो मोहब्बत में जो कुछ कर रहे हैं, ये असल में सोसाइटी को मजीद इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप ये देखें ना उमर कि आदिल राजा साहब ने जो बातें कही हैं, अगर आदिल राजा साहब ये बातें नहीं भी कहते, फ़र्ज़ करें वो नहीं भी कहते, खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाता, तो इमरान खान साहब जिस पेडिस्टल पे जा चुके हैं, तो इल्ज़ाम किस पे ये आना है? सबसे बड़ा इल्ज़ाम किसके ऊपर आना है? एस्टेब्लिशमेंट पे आना है ना। फौज पे, आईएसआई जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे, इनके ऊपर ही आना है। अब ना इस बात की रिजेम्बलेंस, सीमा साहब, मैं ना थोड़ी सी बैक लेके जाऊं, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से है। आपको याद है कि हमने बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से एक प्रोग्राम भी, इस हवाले से हमने बातचीत भी की थी और मैंने इस हवाले से बड़ा एक्सटेंसिव रिपोर्ट भी किया था। अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब पाकिस्तान में आ रही थी और उनकी जो डील थी वो परवेज़ मुशर्रफ साहब से हो गई हुई थी, और परवेज़ मुशर्रफ साहब एट दैट टाइम बड़े अनपॉपुलर हो चुके हुए थे।
जिस तरह अभी इस्टेब्लिशमेंट अनपॉपुलर है ना, अभी पॉपुलर तो नहीं, इमरान खान पॉपुलर है, इमरान खान के अलावा बाकी सारे अनपॉपुलर हैं अगर कंपैरिजन करें। तो उस वक्त मुशर्रफ साहब अनपॉपुलर थे एट दैट टाइम। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को अगर कुछ भी नुकसान पड़ता होता तो सबसे पहला इल्ज़ाम किसके ऊपर लगता? मुशर्रफ साहब के ऊपर लगता ना। सही है, ये सिंपल सी बात है, मुशर्रफ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता कि जी मुशर्रफ साहब ने मरवा दिया उनको। अच्छा, जब बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई तो सबसे पहला इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा? सबसे पहला इल्ज़ाम भी फौज के ऊपर, मुशर्रफ साहब के ऊपर, हमारे इंटेलिजेंस के इदारों के ऊपर लगा। अच्छा, उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान खपे, जरदारी साहब ने नारा लगाया था। और उस वक्त जो आईएसआई के जो ऑफिसर थे, डीजी आईएसआई जो उस वक्त थे, वो और डीजीसी उस वक्त के थे, नुसरत नईम उनका नाम था। ये एक स्पेशल प्लेन पे चीमा साहब गए थे सखर। अच्छा, सखर गए थे और इन्होंने सखर में उतर के, जो आईएसआई का प्लेन है, सखर गए आईएसआई के प्लेन पे, तो वहाँ पर ये रहमान मलिक साहब थे एक, और दो इनके साथ और लीडर्स थे। उनके साथ मिल के बैठ के इन्होंने सखर में तय की थी बातें कि मुलाकात करके पहले तो ये यकीन दिलाया था कि जी हम मुलवस नहीं है। जरदारी साहब से भी मिले थे, फातह खानी करने गए थे। फिर बाद में ये रहमान मलिक और ये बाकी लोग इनके साथ बैठे थे और इन्होंने तय किया था कि अगले इंतखाबात कब होंगे और कैसे होंगे, आप हमें डेट बताएं। फिर इन्होंने, यानी कि पीपल्स पार्टी ने वो डेट बताई थी, जो जनवरी की डेट थी, गालबन 6 जनवरी को इलेक्शन हुए थे 2008 को, शायद यही बनती है, या शायद 11 जनवरी 11 जनवरी थी, खैर जनवरी की कोई डेट थी, जनवरी नहीं, मेरे ख्याल शायद फरवरी था। चलो जनवरी फरवरी 2008 थी, 2008 थी, जनवरी था या फरवरी था, डेट आगे पीछे हो रही है। तो चीमा साहब उसके उस वक्त इल्ज़ामात किन के ऊपर लगे? इन्हीं लोगों के ऊपर लगे, इसी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगता है तो इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक माजी भी है, कि जिसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर माजी में भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे, और वो इल्ज़ामात देखें ना, जर्नलिस्ट के वाले से, सिविल सोसाइटी के वाले से, पॉलिटिकल वर्कर्स के वाले से, वो इल्ज़ामात नहीं, बाज़ हक़ाइक़ हैं। यानी कि आपके साथ जो कुछ हुआ है, मेरे साथ जो कुछ हुआ है, हमारे साथियों के साथ जो कुछ हुआ है, इल्ज़ामात किन के ऊपर लगते हैं? हम इस्टेब्लिशमेंट पे ही कहते रहे ना, इस्टेब्लिशमेंट का ही नाम लेते रहे। अब चीमा साहब, मामला ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई बंदा जो मर्जी कह दे, पर्टिकुलरली जो आदिल राजा साहब हैं, ये जो मर्जी कह दें, इसका इल्ज़ाम सीधा सीधा जाएगा, उनके ऊपर जाएगा। और गॉड फॉरबिड अभी इमरान खान साहब को कुछ हो गया, कोई थर्ड पार्टी इसको आके खुदा न खास्ता उन्होंने खान साहब को कुछ नुकसान पहुंचाया, तो फिर क्या होगा? फिर यही है, इल्ज़ाम ही लगेंगे, और क्या होगा? नहीं तो क्या हम असल मुल्ज़म के पास कभी पहुंच पाएंगे? शायद असल मुल्ज़म तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इवन बेनज़ीर भुट्टो के केस जी, यानी मैं अनपॉपुलर बात करने लगा हूं, मैं नहीं समझता कि जनरल मुशर्रफ ने बेनज़ीर का मर्डर करवाया। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूं कि नहीं उन्होंने करा। अच्छा, ये ज़रूर है कि वो जो एक रॉन सस्कंद एक जर्नलिस्ट था अमेरिका का, उसने एक किताब लिखी थी और उसमें द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड तो उसमें ये कहा था कि जब बेनज़ीर भुट्टो ने डील की, जो कोई वायलेशंस की, तो इशू आ गया कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से। तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि योर सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आवर रिलेशनशिप, कि अगर आप जो है मेरे साथ चलेंगी या जो हमारी कमिटमेंट हुई है आप उसको ऑनर करेंगी, तो मैं आपको यानी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करूँगा। अब बेनज़ीर भुट्टो के केस में एक तो ये हुआ कि उनकी सिक्योरिटी को उस तरह से उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। दूसरा ये था कि ये जो हलीज है कि एक इस्टेब्लिशमेंट के और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, उसमें अगर कोई बंदा, उस टाइम आपको याद है ना कि DGISA ने आगे इनको बताया भी था जी, नदीम ताज ने, बल्कि 27 तारीख को बेनज़ीर साहबा शहीद हुई, 26 तारीख की रात DGISA इनके घर पे थे, जरदारी हाउस में। तो उन्होंने कहा जी कि आपको बड़ी सीरियस थ्रेट्स हैं। अच्छा, अब यह है कि बेनज़ीर की जगह कोई भी होता तो उनके ज़हन में ये होना था कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो है बेनज़ीर भुट्टो का भी ये रिस्पांस था। तीसरी चीज़ ये है कि जो उनका अपना भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, उसकी उन्होंने भी वायलेशन की, कि जिधर यानी कि वो उधर बाहर निकल के लोगों के साथ, एक होता है एक लीडर जो है वैसे ही उसका 2 किलो खून जो है वो बढ़ जाता है जब वो देखता है कि आप लोगों को देखता है, पब्लिक को देखता है। तो इस दौरान ये है कि अगर जो बैतुल्ला मसूद ग्रुप जो है वो अगर पहले ही ताड़ के बैठा हुआ था
और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक हाई प्रोफाइल अटैक था। तो वो अगर काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको भी एक अनेबलिंग इन्वायरमेंट भी मिला। ये एजाज़ ऐसे ही है कि जैसे कोई आप समझें कि एक बंदा हॉस्पिटल में ले गए हैं, उसको अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो उसका डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर कहे जी मैंने तो नहीं मारा, यानी कि उसकी जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस है वो सबब तो बन गई ना। ठीक है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें भी कोई ना कोई जो है ना एहतियात और कुछ ना कुछ हमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए एक जो है ना कोई एक जो है ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। चीमा साहब, ये होता ही है कि हम एक दूसरे को प्रवोक भी करते हैं और अपनी लड़ाई को और एक दूसरे की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको जितना ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान जो है वो एक बदगुमानी की फ़िज़ा बढ़ती जाती है। चीमा साहब, आपको पता है इस बात का कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने आने से पहले के बाद उन्होंने 4 बंदों को ज़िम्मेदार ठहराया था कि अगर खुदा न खास्ता उनको कत्ल कर दिया गया है तो ये 4 बंदे होंगे। हाँ। और कौन थे? परवेज़ इलाही साहब, जो कि अभी इमरान खान साहब के साथ हैं। ब्रिगेडियर एजाज शाह, इत्तफाक से वो भी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ आने से पहले परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। परवेज़ इलाही, ब्रिगेडियर एजाज शाह, तीसरे नंबर पे जनरल हमीद गुल और चौथे नंबर पे खुद परवेज़ मुशर्रफ। तो उन्होंने बेनज़ीर साहिबा ने कहा था कि ये 4 बंदे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिर पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट आई, उन्होंने तहकीकात की तो ये बंदे क्लियर हो गए। पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट के दौर में ये लोग क्लियर हुए हैं, लेकिन बाय दैट टाइम आज तक बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे कि जी जनरल मुशर्रफ खुद इन्वॉल्व था, या फिर एजाज शाह इन्वॉल्व था, या बाज़ लोग तो आसिफ जरदारी पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आसिफ जरदारी इन्वॉल्व। एजाज जो झूठ है ना, झूठ की मैं तो उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। झूठ पर बड़े बड़े इनकलाब आए हैं। अच्छा, एक इनकलाब है वेलवेट रेवोल्यूशन उसको कहते हैं, जिसमें जो है ना ज़ेक-स्लोवाकिया, ये 2 अलग अलग रियासतें बन गई। तो ये उस टाइम था जब कम्युनिज़म जो है वो अंडर अटैक थी और बहुत सारी जो एक मशरकी यूरोप में जो रियासतें हैं वो उनके चुंगल से निकल रही थी। अच्छा, ये इनकलाब का सबब क्या बना कि लोग स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जी कि इधर भी एक कम्युनिस्ट रजीम था, तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक अफवाह फैल गई एक स्टूडेंट के बारे में कि उसका वो मार दिया गया है। और एजाज बाय द वे वो जो अफवाह फैलाने वाला है वो भी कोई साबिक जर्नलिस्ट था। ठीक है, अच्छा, वो आज के दिन तक साबित नहीं हुआ कि वो वाकई को स्टूडेंट मरा था, लेकिन ये है कि उस पर इनकलाब आ गया। तो लिहाजा बहुत सारे इनकलाब जो है उसमें झूठ की अमेज़ जो है वो उसको एक तरह जला बख्शती है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी ऐसा काम तो कर रहे हैं। चीमा साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना जो आसिम मुनीर है, जो आर्मी चीफ है, वो और आईएसआई के जो लोग हैं, ये फैसल नसीर हो गए या जो भी इनके सेक्टर कमांडर्स हैं, इमरान खान इनको नाम ले लेके बुरा भला कहते हैं, नाम ले लेके कह रहे हैं ना। अगर उनके दिल से अगर जाके पूछें तो क्या वो इमरान खान को पसंद करते होंगे? कोई नहीं करते, कोई भी नहीं करते होंगे। नन ऑफ देम। कोई बंदा, मैंने कहा किसी बंदे को उनकी जगह पर बिठा लें। अच्छा, लेकिन जब उनके ऊपर ये इल्जाम आएगा तो मसला ये है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप जिस पे जो मर्जी इल्जाम लगा दें। अच्छा, और अब वो यानी कि इल्जाम इतना बड़ा है ना कि वो इमरान खान को कुछ उंगली कोई तीसरा भी लगाए, वो सबसे बड़े प्रोटेक्टर कौन होंगे? सही कह रहे हैं। यानी कि अगर इमरान खान के बारे में गॉड फॉरबिड कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले किसके पास? इन्हीं लोगों के पास आएगी ना। तो ये सबसे पहले किसके पास जाएंगे कि आप बचें, ये ना करें, वो ना करें? ये इमरान खान साहब के पास जाएंगे, और इमरान खान साहब इन पे बिलीव नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं, ये तो मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि हर दूसरा बंदा इमरान खान साहब को आके कह रहा है कि जी आपको फलां बंदा मारना चाहता है, फलां सरबराह मारना चाहता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ही ख़तरनाक बात होगी। खुदा इमरान खान साहब को खैरियत से रखे और खुदा उनको दुरुस्त समत भी दे, ये भी बहुत ज़रूरी है। वैसे एजाज, मुझे तो ये लगता है कि जो ये आदिल, मेजर राजा आदिल वगैरह जो काम करते हैं ना, ये इसी तरह के जैसे इमरान खान ने पहले बात कर दी, अब ये आगे उनके मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए कोई एक नई बात आ जाती है, नया पहलू जो है उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उसके पीछे लग पड़ते हैं, नया पहलू। ठीक है, कि जो बात इमरान खान अगर खुद ना भी करना चाहे तो दूसरे जो हैं कि जी ये बंदा जी ये साबिक आर्मी का है, तो लिहाजा इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी रिलायबल होगी। अच्छा, और मेजर आदिल राजा जो है ना, आर्मी के अंदर बाज़ ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं जो चीमा साहब जहाँ पर ना आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे इंटेलिजेंस की जो पोस्टिंग होती है उसमें आप आउटर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा राब्ते में रहते हैं। इन्होंने कभी इंटेलिजेंस में सर्व नहीं किया हुआ। ये सिक्योरिटी और बाकी जो इनकी जो भी जिम्मेदारियाँ थी फ़ौज में वो अदा करते रहे। कहते हैं मुजाहिद फोर्स में भी ये रहे हैं।
तो मेरा मेरे नहीं लिए हैं मुजाहिद फोर्स के, मुजाहिद फोर्स के हैं, जी हाँ। तो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ऑलरेडी जो गंदा एनवायरनमेंट है उसमें और इजाफा हो रहा है। एजाज और ये बात, अल्टीमेटली ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान साहब वही गोली दे रहे हैं जो किसी ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट लोगों को देती थी। इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान पैदा करती थी और मार्केट में करती थी। अब देखें ने, ये उन्होंने पैदा किया था, मार्केट में किया था, ये इनके ऊपर आ पड़ा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को पहले भी चाहिए था, लेकिन अब तो और ज़्यादा चाहिए कि बहुत एहतियात करें, अपने आप को इस सारे मामले से निकाले। और ये मामला रिजॉल्व तभी होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो खैर कह दिया वैसे हुआ है। एजाज अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है ना आज खुलूस नीयत से चाहे भी इससे निकलना, वो नहीं निकल सकते। चीमा साहब, इमरान खान भी उनको नहीं निकलने देगा। चीमा साहब 50 साल 60 साल तो हो गए ना इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में है, तकरीबन इतना साल तो हो भाई गए। वो ये एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नशा है कि बहुत सारे लोग आदी हो चुके हैं, लिहाजा अगर वो जब नहीं मिलता तो फिर भी जो है ना लोगों को बेयकीनी की कैफियत में चले जाते हैं कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो ये चीमा साहब, इमरान खान साहब को खुदा खैरियत से रखे। मैं तो और अल्लाह ताला इमरान खान साहब को ये भी तौफीक दे कि वो इल्ज़ामात बेबुनियाद इल्ज़ामात भी ना लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब को ये भी तौफीक दे। नाज़रीन, उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है। हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जो भी इल्ज़ामात अभी लगाए जा रहे हैं उनकी रियलिटी हमारी नज़र में क्या है, हमें देखते रहिए। और अगर कोई मालूमात है तो talkshock777@gmail.com उसके ऊपर हमसे शेयर कीजिए।